जय श्री राम। और बिना कोई और बात किए हुए आज हम मैथ्स पेडागोजी की चर्चा करेंगे। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत है, लेकिन हम इसमें वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसके क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे जो अपने सीटेट में इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन जो पेपर मेंशन होता है वो यही होता है कि गणित की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। कई वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं और शायद मैथ्स की परिभाषा मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है, तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि भाई इसको मैं बता के वीडियो को थोड़ा बड़ा करूँ या कुछ भी। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैथ्स की परिभाषा आपको पता है। मैथ्स हमारे जीवन में काम आने वाली है और हमारे लेन देन कुछ भी है, सारे काम हमारे मैथ्स पे डिपेंड है। ठीक है, तो अब हम बात करें मैथ्स पेडागोजी की। तो देखिए, अगर मैथ्स की प्रकृति की मैं बात करूँ तो देखिए इसकी प्रकृति तर्कपूर्ण होती है, अमूर्त होती है, पदानुक्रमिक होती है। ये सिर्फ, और भी बहुत होते हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि इन 3 से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अमूर्त है, मूर्त है, तर्क है, कैसी है। तो अगर अपन गणित की बात करें सरसरी तौर पर, मैं तो आपको कहना चाहूँगी कि ये एक सार्वभौमिक और अंतर्राष्ट्रीय विषय है। ठीक है, गणित एक तार्किक विषय मैंने आपको बता दिया। क्यों है तार्किक विषय? क्योंकि इसमें मापन, गणना, परिणाम, दिशा आदि ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, पदानुक्रमिक क्यों क्यों है? क्योंकि गणित विषय में क्रमबद्धता एवं सुव्यवस्थितता का विशेष महत्व होता है। अब ये विशेष महत्व से मतलब क्या है कि जब बच्चा होता है, सबसे पहले स्कूल में जाता है, तो सबसे पहले उसको काउंटिंग सिखाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में आपको उसको नॉर्मल छोटे छोटे प्लस सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक क्रम ऐसा नहीं होता कि हम प्लस सब्सट्रैक्ट को छोड़ के सीधा हम उसको मल्टीप्लाई और डिवीजन सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हम बच्चों को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाते हैं। पहले उसको 1 से 10 तक गिनती पढ़ाते हैं, फिर 1 से 100 तक पढ़ाते हैं, फिर उससे ज़्यादा पढ़ाते हैं, फिर उनकी स्पेलिंग सिखाते हैं, फिर उसको 2 का टेबल बताते हैं, 3 का टेबल बताते हैं, मतलब जिस भी वो क्लास में है। फिर उससे जो छोटे छोटे एडिशंस होते हैं वो करवाते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर उसके बाद हम उसको डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि हम सीधे बच्चों को, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एक जो अपने मैथ्स में जो बोर्ड मास का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बोर्ड मास का फॉर्मूला। दूसरी बात करें कि गणित की विषय वस्तु, इसका जो मतलब संबंध होता है, उसका इसका जो संबंध होता है उसका एक विशेष महत्व है। नियम, तत्व, सिद्धांत, सूत्र, इसके सब कुछ निश्चित होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। सार्वभौमिक विषय, सार्वभौमिक क्यों है? 2 + 2 4 होता है, वो यहाँ भी 4 होता है, यहाँ वो विदेश में भी 4 ही होगा। ठीक है, दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। दैनिक जीवन में इसके बिना उठते हैं, तब से उठते हैं, चाय बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन की क्रमबद्धता है कि हमें उठते ही चाय चाहिए। ठीक है, तो ये होती है क्रमबद्धता हो गई इसकी। कला एवं विज्ञान दोनों को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गणित विषय को कला एवं विज्ञान दोनों कहा जाता है। यह एक अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, और गणित में वस्तुनिष्ठता होती है, ये इंपॉर्टेंट है। गणित में क्या होती है? तो गणित में वस्तुनिष्ठता होती है। क्या होती है? वस्तुनिष्ठता होती है। ठीक है, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जैसे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें 4 में से एक ही ऑप्शंस होते हैं, यानी कि हम सार्वभौमिकता से इसको जोड़ सकते हैं। यानी कि 2 + 2 4 होते हैं, 2 तिया 6 है तो 3 दूनी 6 है, तो वो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 ही होगा। यानी कि अगर मैं मेरी भाषा में बात में कहूँ तो गणित की अपनी एक भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछते गणित की भाषा कैसी है? तो गणित की जो भाषा है वो कैसी भाषा है? अपनी सांकेतिक। ठीक है, हम संकेतों से समझ जाते हैं, इसमें सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे हमारा प्लस हुआ, माइनस हुआ, डिवाइड हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, कोष्टक हुआ। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट हुआ, ग्रेटर देन हुआ, ये हुआ, ये सब हमारे सिंबल्स हैं, इनकी एक सांकेतिक भाषा है। ये बात हुई हमारी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की। अब हम बात करें इसके उद्देश्यों की। तो उद्देश्य देखो, मुझे बोल के बताने की शायद मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि वीडियो को खींचने में कोई मतलब वाली बात नहीं है। उद्देश्य चीज़ ऐसी है कि जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस के ऑप्शंस आते हैं ना, तो हम नॉर्मली उन ऑप्शंस को पढ़ के भी कर देते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ कि बच्चों के विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण बिल्कुल सही है। बच्चे गणित का आनंद लेना सीखें,
मतलब एक बोझ के साथ बच्चे को गणित नहीं पढ़ाया जाए, बच्चों को आनंद के साथ गणित को पढ़ाया जाए। गणित के बच्चों के जीवन का अनुभव का हिस्सा बनाना, बिल्कुल ये हमारे एनसीएफ में भी कहा गया है और एनईपी में भी कहा गया है, ठीक है। और इसमें जो सबसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं वो यही हैं कि बच्चे को क्रियाशीलता, बाल केंद्रित, दैनिक जीवन से जहाँ ये तीनों वर्ड हो वहीं उसका ऑप्शन हो जाता है। बच्चे में तार्किक सोच विकसित करना बिल्कुल, और बच्चे गणित की मूल संरचना यानी अंकगणित और बीजगणित का ज्ञान करवाना। समझ गए होंगे तर्कपूर्ण क्यों है, अमूर्त क्यों है गणित, पदानुक्रमिक के 2+2 4 होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ऐसा थोड़ी ना है कि भाई ये 2+2 हमारे मन में तो ना भी 2+2 4 होते हैं, 3+2 5 होते हैं, ठीक है। कहीं बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे लिख के तो एकदम कहीं नहीं दिया हुआ है ना कि 3+2 5 होते हैं, नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करें हम जॉर्ज पॉल गणित की पढ़ाने के दो उद्देश्य हैं। देखिए ये सच में इम्पोर्टेंट है, ये अपनी एनसीईआरटी की बुक से है ये, और एक बुक आती है टीचिंग मेथड्स की, मंगल मंगल करके, ठीक है। उसमें ये मतलब ये रीट में तो देखो ऐसे स्पेशल नहीं था, लेकिन उस एनसीईआरटी के जब से एनसीईआरटी है तब से ये चीज़ है। तो जॉर्ज पोलो गणित को पढ़ाने के दो उद्देश्य, संकीर्ण उद्देश्य और उच्च प्रवीणता, ठीक है। संकीर्ण लक्ष्य कौन से होते हैं, संकीर्ण लक्ष्य होते हैं जो जीवन यापन कर रहे होते हैं हम, जो घरेलू चीज़ों के लिए जो गणित हम काम में लेते हैं, जैसे हम दूध लाने गए, जैसे हम सब्जी लाने गए, ठीक है, वो हम हमारे दैनिक जीवन में काम में ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम उनसे कुछ उच्च लक्ष्य प्रवीणता यानी कि गणित में हमने कुछ उच्च प्रवीणता हासिल नहीं की है, हम सिर्फ हमारा दैनिक जीवन में उसको काम में ले रहे हैं। हम कपड़े ले आए, सब्जी ले आए, खाने की चीज़ें ले आए, ठीक है, जो भी चीज़ें एनवे जिस किस की चीज़ की हमें ज़रूरत होती है जीवन यापन यानी कि हमारी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हम जिन चीज़ों को लेके आ रहे हैं वो चीज़ें हमारी संकीर्ण लक्ष्य में आती है। बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि इसमें जैसे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको 4, फिर पूछ लेगी इसमें संकीर्ण उद्देश्य कौन से हैं और उच्च लक्ष्य कौन से हैं, तो वो आप एक बार इसको जरूर ध्यान से पढ़ना, संकीर्ण लक्ष्य और उच्च लक्ष्य, ठीक है। तो इस बात के बाद में हम करेंगे जॉर्ज पोले का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। तो अब जॉर्ज पोले के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल की अपन बात करें, तो इन्होंने जो अपना मॉडल दिया उसमें इन्होंने 4 चीज़ों की चर्चा की। तो पहला उन्होंने कहा समस्या को समझना, ठीक है। दूसरा कहा योजना को तैयार करना, तीसरा योजना को क्रियान्वित करना और चौथा मूल्यांकन। देखिए इम्पोर्टेंट है, ये सीरियल वाइज भी देखिए पूछी जा सकती है कि फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा, थर्ड पे क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। और 4 ऑप्शन देके एक अलग देके ये भी पूछा सकता है कि इनमें से कौन सा है जो जॉर्ज पोलियो के प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को में नहीं है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा अड़म तड़म याद ना करके अपन सीधा बात कर लेते हैं कि एक बात बताओ, जब तक हमें समस्या ही समझ में नहीं आएगी तो हम योजना कैसे बनाएंगे, ठीक है। जब तक हमें समस्या ही समझने, मान लो कि मैं बात करती हूँ समस्या को समझना, ठीक है। तो जैसे मैंने बात की, मान लो किसी की कोई बीमारी हो गई, ठीक है, वो 5 दिन से बोल रहा है मेरा पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। तो जब तक वो हमें बताएगा नहीं कि मेरा पेट दुख रहा है, यानी कि हमने उसकी समस्या को समझा, ठीक है। जब हमने उसकी समस्या को समझा तो फिर हमने ये विचार किया कि ठीक है इसका जब पेट दुख रहा है तो ऐसा करते हैं कल इसको जयपुर ले जाकर और जयपुर दिखा कर ले आते हैं। क्या किया हमने, तैयारी कर ली कि भाई आज शाम को जल्दी सो जाओ, कल सुबह उठते ही जयपुर चलना है, ठीक है। यानी कि योजना बनाई हमने, जयपुर जाएंगे, उस डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर गांठ वगैरह कुछ हुआ तो तुरंत ऑपरेट करवाएंगे, ये करके बात होगी। योजना को क्रियान्वित करना, ठीक है, फिर तैयार करना, यह हमने क्रियान्वित किया और यहाँ फिर हमारा मूल्यांकन हो गया, ठीक है। तो योजना को समझना, योजना को तैयार करना, योजना को क्रियान्वित करना, फिर मूल्यांकन करना। क्या पढ़ा, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि तर्कपूर्ण होती है, अमूर्त होती है, पदानुक्रमिक होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, सार्वभौमिक होती है, सिंबॉलिक होती है, सांकेतिक होती है, अपने आप में एक भाषा होती है, सर्व सत्य है, जो फिक्स है वो फिक्स है, ठीक है। ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होती है, ठीक है। जॉर्ज पोलियो बता दिए संकीर्ण और आपको उच्च लक्ष्य बता दिए, ठीक है। समस्या को समझना, जब तक समझेंगे नहीं इतने योजना नहीं बनेगी, योजना नहीं बनेगी इतने क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे, क्रियान्वित के इतने में मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। बात रही संकीर्ण लक्ष्य की, जो यहाँ मैंने बताया वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ठीक है।
लेकिन इस टाइम वो ही चीज़ें हम पढ़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फिर भी मैं सरसरी तौर पे पढ़ा देती हूँ, शायद इसकी लैंग्वेज भी बहुत ईज़ी है तो आप समझ जाओगे, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उद्देश्य रोजगार योग्य वयस्कों को तैयार करने पर जोर देता है जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान कर सकते हैं। ये संख्यात्मक संक्रिया अर्थात मापन भिन्न प्रतिशत आदि से संबंधित है, उपयोगी क्षमताओं का विकास करता है। समझ गए? उच्च लक्ष्य मतलब ऊपर, लेकिन संकीर्ण लक्ष्य मतलब होते हैं कि जीवन यापन जरूरी, एक स्थिरता को कह सकते हैं। एक जो बच्चा होता है कि जैसे वो एक जॉब लगते ही वही पढ़ाई को छोड़ देता है, ठीक है। एक जो बच्चा होता है कि मान लो वो पटवारी लग गया, वो पटवारी के साथ ही आरएएस की तैयारी करने लग गया, आरएएस के साथ ही वो आईएएस की तैयारी करने लग गया। एक बच्चा होता है जैसे पटवारी लगा, पटवारी लगते ही किताब छोड़ी, अपनों तो ब्याह जाएगो होए, अब चाहे आप पढ़ा चाहे आप ना पढ़ा, ठीक है। वह वैसे एक स्थिरता आ गई का जीवन में, क्या बस अब इतनी यानी कि का जो उद्देश्य सी वे कैसा सी संकीर्ण सी। दूसरा बच्चा जो पटवारी बना, पटवारी से आरएएस बना, आरएएस से वो आईएएस बन गया, ठीक है। इतनी बात ढंग से समझ में आ गई होंगी। संकीर्ण उद्देश्य के बाद बात करेंगे व्यापक उद्देश्य की। गणितीय चिंतन, बिल्कुल। चिंतन का मतलब होता है कि उच्च स्तर पे उस चीज का उपयोग करना, ठीक है। जैसे हमारे जो महान गणितज्ञ हुए हैं वो सब इनके ऊपर है। जो हमारे राइटर्स होते हैं वो जो अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं, सब। तार्किक चर्चा करना, अमूर्तता को समझना, ठीक है। यानी कि गणित हमारा कैसा है? अमूर्त है। अमूर्त कौन होता है? जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। दो और दो को, 2+2 4 को देख सकते हैं क्या? नहीं, वो अपने आप में है, ठीक है। मतों के लिए तार्किक निष्कर्ष खोजना, बिल्कुल। जो जैसे हमारी प्रमेय हुई, इन सब के लिए जो तार्किक निष्कर्ष खोजना वो हो गया। समस्या का समाधान खोजे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ जॉर्ज पोले का आपके समझ में आ गया होगा। समस्या को समझना, योजना को तैयार करना, क्रियान्वित करना, मूल्यांकन करना। फिर एक बार सुन लो, ये जॉर्ज पोलो इम्पोर्टेंट है, चाहे इसमें संकीर्ण उद्देश्य से क्वेश्चन पूछो, चाहे वो इसके स्टेप से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। उसके बाद करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 हमारा मैथ्स क्या है, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करें तो सभी बच्चों में संख्यात्मक सुनिश्चित करना प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सभी बच्चों में संख्यात्मक सुनिश्चित करना, ठीक है। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि बच्चे को सीधा ही हम अमूर्त से मूर्त, अमूर्तता नहीं सिखाएंगे। वो तो जब बड़ा होगा तब वो उस चिंतन को समझ पाएगा, तब वो समझ पाएगा। स्टार्टिंग में तो बच्चों को हम कंक्रीट चीज़ों से सिखाते हैं, मैथ्स को उसको देख कर समझाते हैं और बच्चा देख के सीखता है। आकार, स्थानिक समझ, पैटर्न, मापन और डेटा प्रबंधन जैसे गैर संख्या क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये किस में की गई है बात? हमारे एनसीएफ 2005 में की गई है। और एनसीएफ 2005 बहुत ढंग से पढ़ाया हुआ है, एक बार आप वहाँ पे उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये मोटे मोटे तौर पे जो बात हमारी मैथ से रिलेटेड है वो बात हमने यहाँ कर ली है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा संप्रत्यय मानचित्रण, ठीक है। संप्रत्यय क्या होता है कि मतलब यह एक योजनाबद्ध रेखा चित्र है जो अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यह एक पदानुक्रमिक संरचना है, इसका निर्माण शिक्षक या शिक्षार्थी द्वारा किया जा सकता है। यह नई अवधारणा को पिछले ज्ञान से जोड़ना है, यानी कि संप्रत्यय का मतलब है, जब हमने पियाजे पढ़ा था तो हमने उसमें जो 2-3 शब्द थे वो आपके याद भी होंगे शायद। तो उसमें था कि उन्होंने जो पिछली चीज़ों से चीज़ें जोड़ी थी, ठीक है। यानी कि हम जो नया ज्ञान जो पढ़ रहे हैं उसको पुराने ज्ञान से जोड़ के पढ़ना, ठीक है। यानी कि नई अवधारणा को पिछले ज्ञान से जोड़ना, यही सीखने को सफल बनाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बच्चे को जो चीज़ ही पता नहीं, डायरेक्ट हम वो चीज़ बच्चे को पढ़ाना कोशिश करेंगे तो बच्चा कभी ढंग से और एक रुचि के साथ नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन हम पहले बच्चे को वो चीज़ पढ़ाएंगे जिसका बच्चे को ज्ञान है, तो शायद हो सकता है ये बच्चा उस चीज़ को रुचिपूर्ण तरीके से समझे। और उसके संप्रत्यय मतलब होता है कि हमारे मानसिक चित्र, यानी कि हमारे दिमाग में चीज़ें सेट होना, चाहे वो चीज़ें हमारे आमने सामने हो या ना हो, लेकिन हम उनके बीच में संबंध को स्थापित कर सकें, ठीक है, हम उन चीज़ों को कर सकें, ठीक है। ये हो गया हमारा संप्रत्यय मानचित्रण। उसके बाद बात करें वेन हेले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल थॉट्स, ठीक है। तो इसमें जो वेन हेले हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो मेन जो चीज़ है ना वो इनके जो 5 स्टेप्स हैं। और इसमें क्वेश्चन ऐसे कोई ज़्यादा अटकल इतना ही है कि भाई फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या बताया, सेकंड स्टेप पे उन्होंने क्या बताया, थर्ड स्टेप पे उन्होंने क्या बताया, ठीक है। तो पहली में जीरो शिफ्ट्स विजुअलाइजेशंस, समझ गए।
मतलब मान लो बच्चे को अपन ने एक कड़ा दिखाया, कड़े को बच्चा बोलेगा सर्किल, ठीक है। और जैसे ही अपना मतलब कि वो जो बच्चे का पजल्स होता है खेलने वाला वो दिखा दिया हमने बच्चों को, तो बच्चा स्टार्टिंग में जो चीज़ें देखता है वो विजुअलाइजेशन करके देखता है। कैसे करके देखता है? वो विजुअलाइजेशन से चीज़ों को देखता है। सेकेंड आती है क्लासेस ऑफ शेप्स। क्लासेस ऑफ शेप्स, जब पहले वो विजुअलाइजेशन चीज़ों को करेगा तो चाहे उसको सर्किल दिखा दो, सिर्फ वो चीज़ें उसको अट्रैक्ट करेगी और वो उन चीज़ों से खेलने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? लेकिन दूसरी बात क्लासेस ऑफ शेप्स एनालिसिस। एनालिसिस में मतलब ये है कि जब टीचर बच्चे को ड्रॉ करके दे रही है, मान लो टीचर ने बच्चे को सर्किल बना दिया, स्क्वायर बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, सिलेंड्रिकल बना दिया, कोन बना दिया, तो बच्चा कहीं ना कहीं उनको एनालिसिस करे, उनको अलग अलग बच्चा बता पा रहा है कि ये सर्किल है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। ठीक है, क्लासेस ऑफ शेप्स। जीरो को हम ऐसे याद करेंगे, जीरो मतलब कुछ नहीं पता। जब बच्चे को कुछ नहीं पता होता है तो देखो सारे गधे घोड़े सब बच्चे के लिए बराबर होते हैं। समझ गए? चाहे तुम बच्चे को कुछ भी दिखा दो वो तो एक ही चीज़ मान के चलेगा सब चीज़ों को। लेकिन जब बच्चा दूसरे नंबर पे होता है यानी कि फर्स्ट नंबर पे होता है तो बच्चा क्लासेस ऑफ शेप्स यानी कि उनका वर्गीकरण करने लग जाता है। यानी कि अगर मान लो टीचर क्वेश्चन दे रही है बच्चे को और उसने ऐसे 5 चित्र बना दिए तो बच्चा उन चीज़ों को समझ जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चा इसको समझेगा, जैसे बच्चा इसको अलग अलग बता देगा, जैसे बच्चा इसको अलग बताएगा, जैसे बच्चा इसको अलग अलग बता देगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हो जाता है जीरो में शेप्स। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ शेप्स। ठीक है, प्रॉपर्टी शेप अगर अपन बात करें तो बच्चा एक चीज़ की प्रॉपर्टी एक साथ में बता सकता है। जैसे बच्चे को त्रिभुज दिया तो बच्चा त्रिभुज के बारे में ये बता सकता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का मान होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज 3 भुजाओं से बंद आकृति होती है उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ वो बता सकता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का कोण जो योग होता है वो 360 होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स की। रिलेशन अमोंग प्रॉपर्टीज, फिर बच्चा क्या करने लग जाता है कि मान लो उसको दो चीज़ दी, जैसे मान लो हमने ये दिया उसको, ये वाला चतुर्भुज दिया, इस चतुर्भुज के बीच में हमने ये त्रिभुज बना दिया। अब बच्चा इनकी प्रॉपर्टीज़ को कहीं ना कहीं पहचानने लग जाता है और बच्चा ये चीज़ समझने लग जाता है कि हर चीज़ से संबंध रखती है। कहीं ना कहीं त्रिभुज का चतुर्भुज से भी कोई संबंध है और चतुर्भुज का त्रिभुज से भी कोई संबंध है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये इनकी सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, ये बात होगी। और फिर होता है रेगर यानी कि एनालिसिस, यानी कि बच्चा इसको विस्तृत रूप से समझने लग जाता है और फिर जो आगे उसके जो ज्योमेट्रिकल जो मैथ चलता है उसमें खुद का ज्ञान बच्चा ढंग से लगाने लग जाता है। समझ गए होंगे इतनी बात? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं हम समिति की। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वनीला आपकी समझ में आ गया होगा। फिर एक बार मैं सरसरी तौर पे सिर्फ उसका रिवीजन करवा देती हूँ। जीरो पे हम क्या करते हैं, शेप्स को सिर्फ देखते हैं, हम इतना नहीं समझ पाते हैं कि ये शेप किसकी है। दूसरे हम उसका क्लासिफिकेशन सीख जाते हैं कि हम वर्गीकरण करना सीख जाते हैं। तीसरी बार हम एक चीज़ का अलग अलग से उनकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं लेकिन हम आपस में उनकी प्रॉपर्टी का संबंध नहीं बता सकते। चौथे टाइम हम क्या करने लग जाते हैं, अमोंग प्रॉपर्टीज, यानी कि हम सबकी प्रॉपर्टीज़ की बात करने लग जाते हैं। और फिफ्थ नंबर पे क्या होता है कि हम हमारा एनालिसिस करने लग जाते हैं, यानी कि हम हमारे जो भी मैथ्स चल रही है हम उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सममिति। ये सममिति देखो देखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एक अक्ष के चारों ओर बिल्कुल समान भागों में बने हुए मतलब जो बने हुए होते हैं ना उस गुण को हम क्या बोलते हैं, सममिति। यानी कि किसी चीज़ को अगर हम बीच में से काटें तो वो चीज़ अगर बिल्कुल इक्वल आए तो वो क्या होती है, सममिति। सममिति मतलब एकदम सेम। ठीक है, उसके बाद बात करें हम चौपड़ की। चौपड़ तब बनता है जब किसी आकृति को बार बार दोहराया जाता है बिना किसी गैप या और लेप के प्लेन को कवर किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, चौपड़। यानी कि हम इसको टाइल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टाइल्स। और ये हमारे जो TLM जो टर्निंग वो टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स हैं उनमें ये चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं हैं। ठीक है, ये मान लो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, मतलब इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद बात आती है आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क की। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क की। ठीक है, तो देखिए वैसे तो मैथ्स में बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, लेकिन हम ये आगमनात्मक और निगमनात्मक सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन पे क्वेश्चंस ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, तो हम बात करें पहले आगमनात्मक की। ठीक है, फिर करेंगे हम निगमनात्मक की। ठीक है, तो आगमनात्मक विधि क्या है?
तो नवीन संप्रत्यों की जो सर्वश्रेष्ठ विधि हम किसको कह सकते हैं? आगमनात्मक को बिल्कुल अलग से मेंशन करके लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ है और रीट में सीधा ये आया था कि नवीनतम संप्रत्यों की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। ठीक है, तो नवीन संप्रत्यों की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है हमारी आगमन विधि। ठीक है, ये आगमन विधि क्यों मानी जाती है सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि उदाहरण से नियम की ओर जाती है। उदाहरण से नियम का मतलब होता है कि बच्चे को जो चीज़ ज्ञात है उससे और अज्ञात की ओर जाती है ये। ठीक है, यानी कि बच्चे को जिस चीज़ का ज्ञान है, बच्चे उस चीज़ से अज्ञातता की ओर जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे को ये चीज़ सोचने के लिए मजबूर करती है। जो चीज़ हमें सोचने के लिए मजबूर करती है वो किसको विकास कर रही है? वो कहीं ना कहीं हमारी खोज प्रवृत्ति का। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेडागोजी उठा लो चाहे साइकोलॉजी उठा लो, जहाँ खोज प्रवृत्ति हो रही है, जहाँ बच्चा कुछ खोज रहा है, जहाँ बच्चा क्रियाशील है, वही विधि इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो नवीन संप्रत्यों के लिए ये विधि कैसी है? सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, विशिष्ट से सामान्य की ओर है, और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अगर हम इसके सोपानों की बात करें तो इसके सोपान कितने हैं? 4। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और रीट में तो देखो पूछा हुआ भी है। सीटेट में तो नहीं पूछा हुआ है ऐसा कोई क्वेश्चन, लेकिन हाँ रीट में एक बार पूछा हुआ है कि आगमनात्मक विधि के सोपान कितने होते हैं। तो मेरी बात याद करो, आचार। हम क्या खाते हैं? अचार। आचार यानी कि 4 सोपान। कौन से 4? 4 सोपान। ठीक है, तो सबसे पहले हम विभिन्न उदाहरणों को प्रकट करना। सबसे पहले तो जो हम समस्या है उसको समझेंगे। यही बात तो हमने पीछे पढ़ी थी और वही बात हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले हमने क्या, समस्या को समझना। वही बात है, सबसे पहले हम उदाहरण प्रकट करेंगे। उदाहरण प्रकट करना, उसके बाद उदाहरणों का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद उनका सामान्यीकरण करेंगे, उसके बाद उनका सत्यापन करेंगे। ठीक है, कुल मिला के जो आगमनात्मक विधि है उसके बारे में कुछ बात मैं इसलिए बता रही हूँ। जो आगमन जो विधि है इसको मैं थोड़ा विस्तृत रूप से इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ये हमारे हिंदी में भी है, ये हमारे साइंस में भी है, ये हमारे इंग्लिश में भी है, इसलिए मैंने इन दोनों को ही अलग से मेंशन किया है। ठीक है, बाकी जो होरिस्टिक है, जो परियोजना है, ये सब हमारे, जैसे कोई साइंस की अलग से हैं, जैसे कोई मैथ्स की अलग से हैं, लेकिन आगमनात्मक और निम्नात्मक जो है वो हमारी सारी पेडागोजी में है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, खोज प्रवृत्ति को जन्म देती है, नवीन संप्रत्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। अर्जित ज्ञान जो होता है बच्चे का स्थायी होता है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद क्रियाशील रहकर अपनी खोज प्रवृत्ति से इसको करता है। ठीक है, और नवीन संप्रत्यों की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसकी कमी जरूर है क्योंकि लंबी विधि मानी जाती है। ठीक है, इसमें समय अधिक लगता है, इसलिए उसका लंबी विधि कैसे मानी जाती है? मान लो एक तो कोई, जैसे मान लो अपना ऐसा ही है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, एक तो इसको अपने सीधा बोल दिया PRT गुणा 100, तो बच्चे को जोर नहीं आएगा। मैंने लिखा 200 रुपये का 2 वर्ष का और 3% की दर से ऐसा ही निकाल के बताओ, तो बच्चा मुझे 5 मिनट में, 5 मिनट भी पूरी नहीं लगेगा, PRT बटा 100 कर कुरा के लियो मैडम जी कर देगा। पर फिर भी इसमें एक बात और रह जाएगी, जहाँ तक तो ठीक है वह कर देगा, पर उसने नू नहीं बेरा पड़ेगा PRT आया कितने। ठीक से, तो जब हम इस बात में समझेंगे, तो जब आपा बच्चा ने सवाल, ठीक है, जब हमने बच्चों को सवाल दिए, जब हमने जैसे बच्चों को सवाल दिया हमने उसको बोला कि तुम हिसाब लगा के करो, तो फिर वो बच्चा हिसाब लगा के कर रहा है, 200 का 2% का है, वो सोच रहा है। जब सोच के उसमें लास्ट में जब आंसर निकालेगा तो कहीं ना कहीं उसकी समझ में आएगा कि ये सवाल हम ऐसे भी कर सकते थे। जब उस जो वो ज्ञान स्थायी प्राप्त करेगा वह ज्ञान उसका स्थायी होगा। इसलिए ये लंबी विधि है कि कोई बच्चा इसको आधे घंटे में भी करता है, कोई 10 मिनट में भी करता है, और पीरियड 40 मिनट का पीरियड होता है, तो इसका मतलब टीचर एक ही सवाल करा पाएगा, तो ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, ये हो गई हमारी आगमन विधि। समझ गए होंगे आप? आगमन विधि ढंग से बता दिए। इसके प्रतिपादक कौन है? तो आगमन विधि के हैं हमारे अरस्तु साहब। आ से आगमन, आ से अरस्तु, आ से आचार। ठीक है, अंडरस्टैंड? आगमन और निगमनात्मक मैं सिर्फ इसीलिए ढंग से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये हमारी सारी पेडागोजी में है। उसके बाद बात आई हमारी निगमन विधि की। तो जब निगमन विधि नाम है आगमन और निगमन, तो यानी कि उसकी एकदम विपरीत हो गई। ठीक से, जब वो उदाहरण से नियम की ओर जाती है तो वो नियम से उदाहरण की ओर जाएगी, वो स्थूल से सूक्ष्म जाती है तो वो सूक्ष्म से स्थिर जाएगी, वो विशिष्ट से सामान्य आती है सामान्य से विशिष्ट जाएगी, वो प्रत्यक्ष से प्रमाण है तो ये प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाएगी। सिंपल बात, एकदम उल्टी है। उसमें समय ज़्यादा लगता है, इसमें समय कम लगेगा।
ठीक है। ये सिर्फ स्मरण शक्ति पर आधारित होती है, वो खोज प्रवृत्ति को विकसित करती है, वो मनोवैज्ञानिक है, ये अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है। इसमें सूत्र का ज्ञान होता है बच्चे को, जबकि उसमें बच्चा खुद सूत्र बनाता है। ठीक है। अनो अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि बच्चा फॉर्मूले रटता है, बच्चों को लगता है कि फॉर्मूले रट गए और अपना काम बन गया। समझ गए होंगे आप, इतनी सी बात है इसमें। ठीक है। ये हो गई हमारी आगमनता को निगमन, जो हमारी निगमनात्मक है उसको हमारे किसने दिया, तो उसके प्रतिपादक है हमारे प्लूटो यानी कि एनपी। ठीक है। आ से आगमन, आ से अरस्तु, आ से आचार, आ रहे अरस्तु अचार खा। समझ गए। लेकिन ये कह रहा है, निगमन बोल रहा है प्लूटो को, धरती पे रहकर अचार नहीं खाएंगे हम। क्या, प्लूटो को कह रहा है नहीं नहीं नहीं, प्लूटो अचार नहीं खाएंगे, यानी कि निगमन प्लूटो, निगमन प्लूटो, आगमन अरस्तु। ठीक है। आगमन और निगमनात्मक की जो बात है वो मैं यही इसलिए मैंने ढंग से समझा है क्योंकि हमारी हर पेडागोजी में, तो मुझे लग रहा है अब आप समझ गए होंगे क्यों इसको खोज प्रवृत्ति कहा गया, क्यों इसको मनोवैज्ञानिक, क्यों इसको नवीन संप्रदायों की सर्वश्रेष्ठ विधि कहा गया। यानी कि आगमनात्मक इज द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ठीक है। आगमनात्मक निगमनात्मक और भी है, इसकी विश्लेषण विधि है। ठीक है। तो विश्लेषण विधि की मैं बात करूं आपसे तो देखना, अभी सीटेट 2018 का पेपर है, सीटेट 2018 के पेपर में मैथ्स की पेडागोजी में ना आके विश्लेषण को सीडीपी में दिया गया है। ठीक है। फोर्थ या फिफ्थ सिक्स नंबर का क्वेश्चन है शायद, उसमें देखना तो उसको सीडीपी में, विश्लेषण विधि यानी कि किसी चीज़ को टुकड़ों में समझाना। मैं सरसरी तौर पे इसलिए बता रही हूँ कि आप इस क्लास को सिर्फ रिवीजन के वे से देख रहे हैं, आप लोगों का सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर, इसलिए मैं आपको विश्लेषण विधि बता देती हूँ। ठीक है। विश्लेषण विधि बीजगणित और रेखा गणित के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। किसके लिए, बीजगणित और रेखा गणित के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कौन सी विधि, विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। ठीक है। मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, सेम हम आगमन से इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है। ज्यामिति के लिए विश्लेषण सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है। अध्यापक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं और बच्चे को इसमें खुद सोचने के लिए टाइम दिया जाता है और बच्चा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इसको करता है, इसलिए बच्चा बोर भी नहीं होता है। विश्लेषण, उसके बाद है संश्लेषण, विश्लेषण का एकदम विपरीत, जहाँ आगमन आया वहाँ निगमन आ गया, जहाँ संश्लेषण आया, जहाँ विश्लेषण आया वहाँ संश्लेषण आ गया। सिंपल सी बात है, समझ जाओगे आप। ठीक है। अब संश्लेषण समझ गए, मतलब जो विश्लेषण ने जो बिखेरा, संश्लेषण उनको क्या किया, इकट्ठा किया। एक है लाइन जो हम संश्लेषण के लिए काम में लेते हैं, समेटने एवं गूंथने की विधि। कौन सी विधि को कहा गया है, समेटने एवं गूंथने की विधि। किस विधि को कहा गया है, तो ये कहा गया हमारी संश्लेषण विधि को। किस विधि को कहा गया, हमारी संश्लेषण विधि को कहा गया है। ठीक है। इतनी बात होगी, आगमन की हो गई, निगमन की हो गई, बहुत ढंग से आगमन निगमन को आपने समझ लिया होगा। संश्लेषण की हो गई, विश्लेषण की हो गई। उसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रयोगशाला विधि की। ठीक है। जब हम प्रयोगशाला विधि की बात करें तो देखिए, सबसे अच्छा प्रयोगशाला यानी कि करके सीखना। अच्छा एक बात, तो आगमन विधि में हमने क्या किया था, उदाहरण हमारे सामने था, तो हमने खुद ही तो उसको उसमें मतलब जो हमारे एफर्ट्स लगे वो सब करके हमने उसको निकाला था नियम को, कि ये एक नियम बन रहा है, बताया था ना ऐसा। वही प्रयोगशाला है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आगमन विधि का, जो प्रयोगशाला विधि का आधार क्या है, तो प्रयोगशाला विधि का आधार है आगमनात्मक चिंतन। क्या है, आगमनात्मक, मतलब वही प्रोसेस है जहाँ भी बच्चा करके सीख रहा है। ठीक है। लेकिन इसको बेस्ट इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग करता है। किसके द्वारा, ज्ञान इंद्रियों की। जब प्रयोगशाला में बच्चा काम करता है उसके जो 5 सेंसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे 5 सेंसेस, वो उनको वो काम में ले रहा होता है। यानी कि इस विधि को हम लर्निंग बाय डूइंग यानी कि ऑब्जर्वेशन यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एनसीएफ भी कहता है और एनईपी भी कहता है कि बच्चा करके जितना सीखेगा उतना ही ज्ञान उसका स्थायी होगा। ठीक है। ये हो गई हमारी प्रयोगशाला विधि की बात। लेकिन इनकी भी कुछ कमियां, लेकिन यहाँ हम कमियां पढ़ने नहीं बैठेंगे, हम नॉर्मल तौर पे जो मेन जो चीज़ है यानी कि आगमन प्रयोगशाला विधि का आधार है, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रयोगशाला विधि का आधार। ठीक है। यहाँ सिर्फ वही चीज़ें हैं जो
एकदम नॉर्मल तरीके से जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे तो देखो बहुत है, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा अच्छा मैटर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे हम दूसरी विधि की बात करेंगे, सिर्फ सरसरी सरसरी तौर पे 2-2 4-4 मिनट के लिए, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो हमारे थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम प्रयोजना विधि की, ठीक है। तो प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन थे? किलपैट्रिक। विचार किसने दिया था? जॉन डीवी ने। जहाँ प्रयोजना की बात करें और प्रयोगशाला की बात करें, तो एक बात बताओ, प्रयोगशाला और प्रयोजना में क्या अंतर है? तो दोनों ही करके सीखने वाली विधियां हैं भाई, वो भी प्रयोगशाला है और ये भी प्रयोजना विधि है, दोनों। लेकिन इनमें जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इनमें जो मेन डिफरेंस है वो है, इसको सहकारिता आधारित अधिगम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो, जैसे इसमें क्या होता है कि परस्पर सहयोग करते हुए कार्य करते हैं बच्चे। जैसे कि बालकों का एक समूह है, उसमें बच्चों को वो चीज़ें दे दी गई कि तुम ये कार्य करो, तो बच्चा क्या होता है उसमें, बच्चे परस्पर सहयोग, सहयोग का मतलब समझ रहे हो, हमारी वाइगॉत्स्की जी कहते हैं ना, जैसे हमारी जेपीडी पढ़ा था उन्हें, एम के ओ पढ़ाया था ना, वो चीज़ें हैं, ठीक है। यानी कि इतना ही अंतर है कि उसमें प्रयोगशाला में बच्चा करके सीख रहा है और यहाँ बच्चा परस्पर सहयोग से करके सीख रहा है। जहाँ परस्पर सहयोग से करके सीख रहा है वहाँ बच्चा सहकारिता आधारित विधि होगी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रयोजना विधि का अन्य नाम कौन सा है, तो सहकारिता आधारित विधि, यानी कि बच्चा यहाँ सहयोग से कार्य कर रहे हैं, यानी कि सहकारिता से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो मेन बातें हैं, वो मेन बात ये किसने दिया, सीधा आ सकता है। कैसी विधि है? वैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है, बच्चा करके सीखता है, इससे बच्चे में रुचि पैदा होती है। मनोवैज्ञानिक विधि है, समय अधिक लगता है, ठीक है। इससे पाठ्यक्रम पूरा मतलब करने में विलंब हो सकता है, जैसे हमने आगमनात्मकता की बात की थी, ठीक है। बात करें होवेस्टिक विधि की, हेनरी आर्मस्ट्रांग ने दी थी, ठीक है। इसका नाम अनुसंधान विधि भी है, अन्वेषण विधि भी है, ठीक है। बात करें इसमें, तो जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसके लिए होलिस्टिक विधि काम में ली जा सकती है, जो पिछड़ा बालक होता है उसके लिए आगमनात्मक विधि काम में ली जाती है, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा था तो प्रयोगशाला विधि को इसका आधार बताया था, तो मैं फिर आपको कहूँगी होलिस्टिक यानी कि खोज विधि का भी आधार कौन सी विधि है? आगमनात्मक विधि। कौन सी विधि है? आगमनात्मक विधि। अगर हम प्रतिभाशाली बच्चे के लिए कर रहे हैं तो हम कौन सी काम में लेंगे? होलिस्टिक। मैं अलग से इसलिए इसको मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होलिस्टिक विधि और पिछड़े बालकों के लिए होती है आगमनात्मक, ठीक है। होलिस्टिक विधि और आगमनात्मक विधि, ठीक है। होलिस्टिक विधि की बात होगी, अब हमारी आती है ब्रेन स्ट्रमिंग विधि, यानी कि हमारे मानसिक उद्दीलन की हमारी समस्या समाधान की विधि। तो देखिए इनको हम, ये जो विधियाँ हैं ये सिर्फ जब हमारे सामने जब क्वेश्चन आएगा तो हम उस आधार पे इन विधियों को ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो आगमनात्मक और निम्नतर के साथ मैंने आपको नॉर्मली सारी विधियाँ समझा दी हैं, जो जिस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, कुछ जो क्वेश्चंस है वो भी मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे टीएलएम की, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। इसके लिए इसको हम थोड़ा ढंग से इसलिए पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित है आना, और कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम करेंगे हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। वैसे तो हम इसको सीधा ही पढ़ने लग जाते हैं क्योंकि सीधा पढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा करने लगते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण सहायक सामग्रियाँ क्या होती हैं? तो जो हमारा अधिगम होता है, यानी कि अधिगम उत्प्रेरक जो किसी बालक की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए प्रभावशाली बनाने के में जो हमारी अधिगम में सहायता करता है, यानी कि हमारे अधिगम को सुगम और प्रभावशाली बनाने में जो शिक्षण सामग्रियाँ या जो शिक्षण विधियाँ हम काम में लेते हैं वो सब हमारी क्या कहलाती हैं? टीएलएम कहलाती हैं, ठीक है। वर्तमान में सूचना है, आईसीटी चल रही है, बहुत चीज़ें हैं, मतलब अगर हम बात करें तो ये क्रांति का समय है जिस टाइम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इतनी ज़्यादा चल रही हैं, और जो पहले जो चीज़ें होती थी वो चीज़ें लोग हाथों से बनाते थे, ठीक है। तो इतना हमारे फ़र्क आया है अब, ठीक है। तो शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसलिए होती है कि एक तो उससे बच्चे की रुचि जागृत होती है, ठीक है। जब बच्चे को चीज़ें दिखाई जाती हैं तो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है कि मतलब कि बच्चे को लगता है कि हम कुछ करेंगे, लेकिन अगर हम सीधा बच्चे को पढ़ाने लग जाएँ तो शायद उसकी उतनी रुचि पैदा नहीं होती। दूसरी बात, इससे विषय वस्तु प्रति स्पष्ट एवं स्थायी हो जाती है, ठीक है। अवधारणाओं की स्पष्ट व्याख्या करता है और बालकों को सक्रिय अधिगम हेतु प्रेरित करता है। सक्रिय मतलब क्रियाशील,
ठीक है। और इसमें दोनों सक्रिय रहते हैं, टीचर भी सक्रिय रहता है और बच्चा भी सक्रिय रहता है, ठीक है। तो पहला हमारे पास बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अब मेरी बात सुनो, बिल्डिंग एज लर्निंग एड जो है ये, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं जो जितने भी फुल फॉर्म्स हैं जो हमारे सीटेट में प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं, या हमारी पेडागोजी से संबंधित, या इस बार जो रीट का पेपर हुआ था उसमें भी एक आई थी, तो उनका एक अलग से वीडियो है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड क्या है? बिल्डिंग यानी कि स्कूल की बिल्डिंग को रंग दो, यानी कि उन्होंने क्या किया कि जो फर्श है उस पर लूडो बना दिया, दीवार है उन पे कहीं त्रिभुज बना दिया, कहीं गिनती लिख दिया, कहीं 75 लिख दिया, कहीं 4 लिख दिया, कहीं 4 से कहीं, मतलब बिल्डिंग यानी कि स्कूल को उन्होंने इस टाइप से बना दिया कि भाई बच्चा उस चीज को देख के ही ऑटोमेटिकली सीख जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग एज लर्निंग मेड। दूसरा हम पढ़ रहे हैं जियो बोर्ड, ठीक है। तो जियो बोर्ड ऐसे किले लगाकर, ठीक है, और इसमें बच्चे को एक रबर बैंड दे दिया जाता है या एक धागा दे दिया जाता है, उससे बच्चों से शेप बना दिया, फिर बच्चों से शेप मतलब बच्चे को वो रबड़ दे देते हैं और बोलते हैं कि इसमें जो कीले लगी हुई हैं उनसे तुम त्रिभुज बनाओ या तुम स्क्वायर बनाओ, तो बच्चा उनको बनाता है। इतनी सी बात है। जब त्रिभुज और स्क्वायर की बात हो रही है तो मुझे अलग से ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज्योमेट्रिकल के लिए काम आती है या फिर ये मेजरमेंट के लिए काम आती है, क्योंकि इतना हमको भी पता है जहाँ त्रिभुज की हम लाइन खींचते हैं तो हम 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर नाप के खींचते हैं, त्रिभुज की खींचते हैं तो भी नाप के खींचते हैं, अगर एंगल बनाते हैं तो भी हम नाप के बनाते हैं, ठीक है। यानी कि ये अंगगणित में काम ना आकर किस में काम आती है? ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट में काम आती है। ओके, नेक्स्ट। तो जब बच्चे को ऐसे करने के लिए बोला जाता है उसको, तो उसको एक इंटरेस्ट होता है, उसकी इच्छा होती है उसको करने के लिए, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी जियो बोर्ड की, ठीक है। जियो बोर्ड के बाद, ठीक है, अबेकस की। अबेकस को हिंदी में क्या कहते हैं? गिन तारा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले इसका उपयोग कौन सी गणित का था, तो ये वैदिक जो गणित है उसका हिस्सा होता है। अब ये होता कैसा है कि आप देखना कई बार दुकानों पे भी ये रखा हुआ होता है, ऐसे लकड़ी का बना हुआ होता है, उसमें बच्चों को कहते हैं कि 5 गिनो 6 गिनो, ठीक है। जब 5 या 6 गिनने की जहाँ बात आ रही है, वो चीज़ हमारे रिलेट करिए एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, डिवीजन से, प्लेस वैल्यू से। जब हम इन चारों को एक क्रम में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि गणित की प्रकृति कैसी है? पदानुक्रमिक है, कि अगर एक पद भी बीच में मिस हो जाता है तो अगली जो गणित होगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? जटिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जटिल हो जाएगी, ठीक है। तो अबेकस का जो विचार, जो मतलब आविष्कार है, वो कहाँ हुआ? चीन में हुआ। ये हमें याद नहीं रखना, याद मत रखना इसको कहाँ हुआ, चीन में, बस इतना याद रखना है। और ये भी नहीं पूछा था कि वह किस गणित का हिस्सा है, तो मैं नॉर्मल लिख दिया। ये भी नहीं पूछा था कि लकड़ी या प्लास्टिक का है, सीधा पूछा जाएगा कि मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि ज्यामिति के लिए कौन सा टीचिंग, मतलब ये ऐसे भी सीधा नहीं आएगा। मान लो बता दिया कि मतलब एक उसमें कील लगी हुई है और एक बच्ची खेलती खेलती जैसे उसके पास जाती है तो उसने एक रबड़ रबड़ को उन कीलों में फंसा दिया है, तो बच्ची कौन सी गणित कर रही है, मतलब इस टाइप से पूछा जा सकता है। डायरेक्ट नहीं पूछा, ऐसे सीधा क्वेश्चन तो बहुत कम आता है, ठीक है। फिर इसके और भी बहुत यंत्र हैं, लेकिन ये मैथ्स के मेन यंत्र हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसकी एक मैजिक लैल्टेन होता है जो प्रोजेक्टर से पढ़ाता है, स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, एक चित्र विस्तारक यंत्र भी होता है, सिरोपरि प्रक्षेपण भी होता है, ओवरहेड प्रोजेक्ट भी होता है, बुलेटिन बोर्ड। अब मेरी बात सुनो, बुलेटिन बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है, और ये बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, ये मैंने उन जो शिक्षण विद्या का जो मैंने अलग से जो वीडियो बनाया हुआ है, मैंने उसमें भी इसको नहीं पढ़ाया, लेकिन ये सच में इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बार आया हुआ भी है शायद, है ना, बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? जो हमारे विद्यालयों में जो बोर्ड लगा हुआ होता है ना, वो हमारा कौन सा होता है? बुलेटिन बोर्ड। इसको आप एक बार जरूर जरूर याद कर लीजिएगा, बुलेटिन बोर्ड। जो हमारी स्कूलों में जो बोर्ड लगा हुआ होता है ना, उसको हम बोलते हैं बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे फैनल बोर्ड्स होते हैं, होलोग्राम होते हैं। होलोग्राम जानते हो? ये जो त्रिविमीय चित्र होते हैं, जो बच्चों को एकदम वो इस टाइप से बने हुए होते हैं, 3D टाइप से बने हुए होते हैं कि मतलब बच्चा उनको देखते ही, मतलब एक होता है ना अट्रैक्ट करने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो हो जाता है, ठीक है। बच्चे को हम कॉइन्स से भी सिखा सकते हैं, ठीक है। और तो देखो, और तो अपने जैसे ये वो तौलने वाले बाट होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी मतलब चीज़ें तो देखो अनंत है, लेकिन पढ़ना वही है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे जो, जैसे 2 किलो का बाट हो गया, 3 किलो का हो गया, 3 किलो का कोई बाट नहीं होता है, 2 किलो को तो 1 किलो, उन दोनों को मिला के 3 किलो किया जाता है, ठीक है। लिंगवा फोन हो गया। तो ये कई चीज़ें हमारी जो हमारी मैथ्स में काम में आती हैं, ठीक है।
अब हम इन बातों को आगे बढ़ाते हुए हमारी बात करेंगे डाइन्स ब्लॉक की। डाइन्स ब्लॉक का उपयोग किया जाता है प्लेस वैल्यू आप समझ गए होंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, काउंटिंग, प्लेस वैल्यू, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स की, क्यूब, फ्लैट, रोड, वंस। अलग अलग मेरा लिखा हुआ है, समझ जाना। वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000। 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स, 3 डायमेंशनल आप समझ गए होंगे, मैंने आपको एकदम बता दिया है, ठीक है। रियल थिंग्स यानी कि असली चीज़ें, रियल ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स, पपलेट्स जो होते हैं ना हमारे, जैसे मैंने आपको त्रिविमीय संरचना जो इस टाइप से बनी, जो उठी हुई सी दिखती हैं थोड़ी, ठीक है, वो हमारी क्या होती हैं? 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टॉल शेप्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 हमें क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए कहता है, ठीक है। और जब हम एनसीएफ की, ठीक है, और यहीं हम इसको समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी कुछ चुनौतियाँ देख लेते हैं, ठीक है। चुनौती से ठीक है, व्याख्यात्मक क्वेश्चन आता है, जैसे उपरोक्त सभी टाइप से आ गया। तो इसकी जो चुनौतियाँ हैं वो क्या क्या हैं? आज भी हमारे देश में क्यों गणित शिक्षण में बच्चों को इतनी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो हमारी शिक्षण जो विधियाँ है, प्रणाली है, वो आज भी उतनी अच्छी नहीं हुई है, ठीक है। जहाँ एक बच्चा लर्नर टू लर्नर अच्छा सीखता है, आज आज भी हमें लर्नर टू टीचर ही चल रहा है, क्योंकि एक सहकारिता अधिगम हमें यही कहता है कि लर्नर टू लर्नर बच्चा अच्छा सीखता है। अगर हम इसकी चुनौतियों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले ये है कि उचित संपर्कों का अभी उचित संपर्कों की समझ विकसित नहीं हुई है, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति इतना परिपूर्ण नहीं है कि वो बच्चों को एक शिक्षण विधि और टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ बच्चों को चीज़ें पढ़ा रहा हो, ठीक है। दूसरी बात, जो विभिन्न अपन मान लीजिए प्राथमिक स्तर पे बच्चों को क्या कर दिया जाता है? गणित को रटा दिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आज भी हमारे गणित की कुछ भ्रांतियाँ हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही हैं, और वो चलनी चाहिए, वो भ्रांतियाँ आज भी लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और शिक्षण विधियों को बालकों की आवश्यकता के रूप में उनको काम में लेना चाहिए, कि बहुत कम टीचर ऐसे होते हैं जो ऐसा कर रहे हैं। वो आज भी उसी टाइप से पढ़ा रहे हैं जैसे कि टीचर हमें पहले पढ़ाते थे, ठीक है। जिससे टीचर का संप्रेषण प्रभावी नहीं होता। जब तक संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, तब तक बच्चे में अरुचि जागृत है। जब तक बच्चे में अरुचि होती है, बच्चा किसी भी चीज़ को ढंग से नहीं पढ़ पाता है। कहीं न कहीं हम माने तो आज भी हमारे जो गणित की जो प्रणाली है हमारे देश में, वो अमनोवैज्ञानिक है, ठीक है। यानी कि शिक्षक मतलब बालक को शिक्षा का उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जितना कि हमारा एनसीएफ और एनईपी 2020 हमें कहती है, ठीक है। एनईपी 2020 मैंने बहुत ढंग से पढ़ा है, उसको एक बार आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी गणित की प्रकृति की बात हुई। गणित की प्रकृति मैंने आपको बताया था कैसी है, अमूर्त है, तर्कपूर्ण है, सार्वभौमिक है, सिंबॉलिक है, ठीक है, पदानुक्रमिक है, ठीक है। उसके बाद हमने उसके उद्देश्य को बताया था। तो उसके जो उद्देश्य थे वो जॉर्ज पेले के अनुसार 2 थे, संकीर्ण थे और उच्च थे। संकीर्ण में जो दैनिक जीवन में था, नौकरी से संबंधित था, और उसके बाद जो हमने बात की थी तो उच्च स्तर पे गणितीय तर्क को विकसित करना था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की तो हमने वैन हेल्स की बात की। हमारे वैन हेल्स कहते हैं जीरो पे बच्चे शेप्स को सिर्फ समझता है, दूसरे पे क्लासिफिकेशन करता है, और थर्ड नंबर पे बच्चा उनकी प्रॉपर्टीज़ बताता है, फोर्थ नंबर बच्चा अमोंग प्रॉपर्टीज़ यानी कि प्रॉपर्टियों की तुलना करके उनका मतलब बताता है, फिफ्थ नंबर पे बच्चा रैगोर को बताता है। फिर हमने टीएलएम को पढ़ा था, आगमनात्मक और निगमनात्मक को पढ़ा था। अंकगणित के लिए विश्लेषण जरूरी होती है, ज्योमेट्रिकल्स के लिए कौन सी जरूरी होती है वो आप सबको पता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ढंग से पढ़ाया था, ठीक है। विश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक विधि और आगमन विधि भी विश्लेषण मनोवैज्ञानिक विधि होती है दोनों। खोज विधि, हॉवेस्टिक विधि, इन सब की मैंने आपसे चर्चा की थी। प्रयोगशाला और प्रोजेक्ट विधि में मैंने आपको अंतर बताया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल में मैंने एक एक मटेरियल को आपको ढंग से पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद जो मैथ्स में बताए मैंने सारे एक एक मिनट के, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जिनसे हमारे क्वेश्चन सारे हैं वो मैंने आपको एक बार ढंग से बता दिया है। चुनौतियाँ मैंने आपको बता दी हैं, प्रकृति बता दी है, विज्ञान मैथ्स के उद्देश्य बता दिए हैं। इसके बाद आज की क्लास को मैं यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे।